नमस्कार दोस्तों। आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी इस बात से डिसएग्री करेगा कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की राजनीति में। अगर हम बात करें तो करीब इंदिरा गांधी जी के जमाने से उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े पद संभाले हैं, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करिए, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करिए, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करिए, और आपको पता ही है कि लास्ट में 2012 से लेकर 17 के बीच में वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति जब थे तब से बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो जो आखिरी बुक है दोस्तों वो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, जिसके बारे में जब उनका पूरा दौरान था राष्ट्रपति का 2012 से 17 के बीच में, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। और उसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहता है या फिर किसी भी सरकारी पद पर रहता है तो उस समय बहुत ज्यादा खुलकर चीजों को शायद सामने नहीं कह पाता, लेकिन आगे चलकर जब वो बुक लिखता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक्चुअल में प्रतिक्रिया है, उसकी सोच क्या थी, उसके बारे में अक्सर जिक्र करता है। और इसी के लिए रिसेंटली यहां पर काफी न्यूज में रहा है कि उन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन था, नोट बैन, उसके बारे में क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या कहा, इस सबके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि 2020 में वो स्वर्गवास हो गया था उनका, क्योंकि उस समय उनका कोई सर्जरी हुआ था और कोविड-19 भी चल रहा था, आपको पता है। उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फाइनली उनका जो है देहांत हो जाता है। तो अब जाकर लास्ट ट्यूसडे को यहाँ पर उनका बुक रिलीज किया गया। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो ये सबसे आखिरी बुक है, ये वॉल्यूम 4 है बेसिकली। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसके बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया है। और जो पिछला वाला था वॉल्यूम 3 आप देख सकते हो, यहां पर उन्होंने जिक्र किया था 1996 से लेकर 2012 के बीच में, और इसके पहले भी 2 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं ये वाले वॉल्यूम की, दैट इज द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, जो कि अभी रिलीज किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों उनका जो रिलेशन था उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, यहां पर उनका रिलेशनशिप किस तरह का था। तो देखिए उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो काफी अच्छा रिलेशन था वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में होना चाहिए, लेकिन उनके कई सारे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है इस रिलेशन को लेकर। जैसे कि यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में यह चीज कहा कि उनका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मोदी गवर्नमेंट का, कि जो पार्लियामेंट के अंदर स्मूथ ढंग से चीजें चल सके, फंक्शन हो सके पार्लियामेंट, उसमें कहीं ना कहीं वो विफल रहे थे फर्स्ट टर्म में। ध्यान रखिएगा सिर्फ फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं यहां पर, जो कि प्रणब मुखर्जी ने बताया है कि यहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए वो शायद वो करने में विफल रहे थे। क्योंकि यहां पर उन्होंने एक टर्म का यूज किया है, दैट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एक वो पर्सन जो कि सारे डिसीजंस खुद से ले लेता है विदाउट यहां पर बहुत ज्यादा किसी दूसरे के साथ डिस्कस किए। तो यहां पर एक तरह से उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है प्रधानमंत्री का, उन्होंने बताया इसके बारे में ऑटोक्रेटिक। इसके अलावा यहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि जब वो लाहौर चले गए थे, आपको पता होगा कि जब वो ईरान से लौट रहे थे तो उन्होंने लाहौर में यहां पर स्टॉप ओवर कर लिया था 2015 में। और 2015 में बेसिकली क्या था इस समय कि नवाज शरीफ का बर्थडे था, ठीक है। तो उस समय उन्होंने वहां पर रुका था और इसको लेकर यहां पर जो प्रेसिडेंट मुखर्जी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि ये अननेसेसरी था, इतनी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी वहां पर रुकने की, क्योंकि उस समय जो रिलेशन था भारत और पाकिस्तान का वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके अलावा यहां पर उन्होंने बताया है कि जो फॉरेन लीडर्स के साथ बहुत ज्यादा पर्सनल इक्वेशन होता है प्रधानमंत्री मोदी का, वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है और उनको एक तरह से अब्सर्ड लगता है, ऐसा प्रणब मुखर्जी का कहना है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि उन्होंने जो भारत और जापान को लेकर भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला जाता है कि यहां पर भारत जापान का जो रिलेशन है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद ही इतना अच्छा हुआ है, तो ऐसा गलत है। क्योंकि पहले भी यहां पर जापान के साथ जो रिलेशन था भारत का वो ऑलरेडी 2014 के पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था। और जो शिंजो एबे हैं वो पहले भी कई बार दौरा कर चुके थे। तो ऐसा कहना कि यहां पर बहुत ज्यादा एक तरह से फॉरेन रिलेशन बाद में अच्छा हुआ है, ऐसा
कहना गलत है, ऐसा यहाँ पर मुखर्जी जी ने इसके बारे में ऑब्जर्वेशन दिया है। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से प्रेज भी किया है कई सारी चीज़ों में, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2014 में जो उनका इलेक्शन का विक्ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक था, क्योंकि उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर वो पॉपुलर वोट के थ्रू नहीं आए थे। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, उन्होंने इस चीज़ को अर्न किया था, जो अपना पद है उसको अचीव किया था एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप। तो ये उनका एक तरह से उन्होंने प्रेस करने की कोशिश की। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने क्या कहा। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उनका क्या कहना था, आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर्मर प्रेसिडेंट ने यहाँ पर जिक्र किया है अपने बुक के अंदर कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस किया गया था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सीमा रेखा के अंदर जाकर हमने ये जो किया था, ये एक तरह का नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन ही था, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह का एग्रेशन था वो हमें ऐसा करना ही था। लेकिन जिस तरह से उसको ओवर पब्लिसाइज करने की कोशिश की गई, ये उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे हमें कुछ अचीव नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा ओवर पब्लिसाइज करना कहीं ना कहीं गलत था, ऐसा प्रणब मुखर्जी का कहना है अपने बुक के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन को देखिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको याद होगा 2016 में 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था रात को 8 बजे, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो आपके प्रणब मुखर्जी थे। तो यहां पर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से इंफॉर्म किया था अनाउंसमेंट के पहले प्रेसिडेंट को? जी नहीं। यहां पर आप देख सकते हो मुखर्जी जी का कहना है कि यहां पर पहले उनसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था इसके बारे में, लेकिन जैसे ही उन्होंने एड्रेस किया पूरे देश को, उसके जस्ट बाद वो राष्ट्रपति भवन आए थे और उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया, और उनका रैशनल क्या था, मतलब मकसद क्या था वो करने का, उसके बारे में भी जिक्र किया है। और यहां पर प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताए थे इसके बारे में डीमोनेटाइजेशन को लेकर। एक था कि यहां पर जो ब्लैक मनी है उसको किस प्रकार से हम टैकल कर सकते हैं डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से। दूसरा, उन्होंने बताया कि करप्शन का जो मामला है वो भी हम सुलझा सकते हैं काफी हद तक डीमोनेटाइजेशन से। और तीसरा यहां पर बताया कि जो टेरर फंडिंग होता है फेक नोट्स वगैरह के थ्रू, वो भी चीजें हम सॉल्व कर पाएंगे डीमोनेटाइजेशन की तरफ से। तो यहां पर 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने अपने बुक के अंदर जिक्र किया है। और जब यहां पर पीएम मोदी प्रेसिडेंट के पास आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो यहां पर उनसे एक तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए एक तरह से उन्होंने एक तरह से मांगा था कि वो एक तरह से सपोर्ट करें देशवासियों के सामने। और इसको लेकर यहां पर उन्होंने एक यहां पर स्टेटमेंट भी जारी किया था पूरे देश के सामने कि वो इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जहां तक जो मकसद था, ये जो 3 ऑब्जेक्टिव गिनाए गए थे, क्या वो एक्चुअल में सॉल्व हुआ? तो इसको लेकर यहां पर जो प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने यहां पर अपने बुक में लिखा है कि आज 4 साल हो चुके हैं उस पूरे बात को, और 4 साल के बाद लगभग हम काफी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि यहां पर मैंने आपको बताया, ये अचीव नहीं हो पाए हैं। ये क्लियरली यहां पर प्रणब मुखर्जी ने अपने बुक के अंदर इसके बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट यहां पर एक और चीज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा 2015 में जो बैरक ओबामा हैं, वो पहले यूएस प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट आए थे यूएस से। तो पहले ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट थे जो कि भारत के अंदर एज अ चीफ गेस्ट आए थे ऑन रिपब्लिक डे। तो उस समय यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि जो भी प्रेसिडेंट आते हैं, जो भी चीफ गेस्ट आते हैं किसी भी देश से रिपब्लिक डे पर, तो वो जब राष्ट्रपति भवन से निकलते हैं, राजपथ पर जाते हैं सुबह सुबह, जब ये पूरा आपका परेड वगैरह होने वाला होता है, उसके जस्ट पहले आपको याद होगा राष्ट्रपति भवन से जो पूरा आपका कारवां है वो आपका निकलता है राष्ट्रपति भवन से। तो यहां पर जो भी चीफ गेस्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कार है उसके अंदर बैठकर राजपथ पर आते हैं रिपब्लिक डे पर। लेकिन जब ओबामा आ रहे थे तो बेसिकली उनका कुछ अलग नियम था कि उनका जो कार है, जो आर्मर्ड व्हीकल है जिसको बीस्ट कहा जाता है, यूएस चाहता था कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो इस पर्टिकुलर कार के अंदर ओबामा के साथ आए। लेकिन इसको लेकर यहां पर प्रेसिडेंट मुखर्जी ने क्लियरली कहा कि हमने इससे रिफ्यूज कर दिया था और मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि यूएस के अथॉरिटीज को बोल दिया जाए इस बात को कि अगर वो भारत के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको भारत की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और इसको लेकर सुलझाने के लिए बेसिकली अल्टीमेटली क्या होता है कि यहां पर जो प्रणब मुखर्जी हैं वो अपने कार
कार से आते हैं और जो बराक ओबामा है वो अपने गाड़ी से निकलते हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग गाड़ी से जा रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा था, क्योंकि हमेशा यही होता आ रहा था कि एक ही कार में जो प्रेसिडेंट हैं और जो चीफ गेस्ट हैं वो साथ साथ जाते हैं और आते हैं। और लास्ट में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करी, इसके अलावा आपको पता है कि वो हमेशा से जो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि 2014 में जो डिफीट हुआ था कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में, वो काफी मिजरेबल हुआ था, क्योंकि यहां पर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थी, उसको फुलफिल करने में कांग्रेस विफल रही थी। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण था जो कि इतना बड़ा डिफीट देखने को मिला। इसके अलावा यहां पर उन्होंने बताया कि जो पार्टी लीडरशिप है उनको कई सारे डिफरेंट अप्रोच अपनाने पड़ेंगे जब भी कोई क्राइसिस आता है तो यहां पर उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर मैं यहां पर पार्टी के अंदर रहता तो जिस तरह का विफल देखा गया था 2014 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ऐसा मैं कतई नहीं होने देता। ऐसा यहां पर उन्होंने बताया है अपने बुक के अंदर, क्योंकि 2012 से वो क्या थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। पहले वो यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जैसे कि ममता बनर्जी जी हो गई, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देता। यहां पर उनको जो एक तरह से अलायंस था, कोलिशन था ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी के साथ, जो ब्रेक हुआ था, उसको मैं ऐसा होने नहीं देता। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि जो तेलंगाना बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, अगर मैं पार्टी में होता तो उसको भी अलग अलग डिवाइड नहीं करने दिया होता। क्योंकि आपको याद होगा पहले काफी अच्छी सीट्स आ जाती थी कांग्रेस की आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन जब से ये डिवाइड हुआ है तब से कांग्रेस का परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में काफी खराब रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, काफी न्यूज में चल रहा था। एक दो लोगों ने, आप लोगों ने पूछा यहां पर कि इसके ऊपर कुछ बताया जाए, तो इसी के लिए मैंने यहां पर वीडियो बना दिया। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो न्यूज में चल रही थी, मैंने भी न्यूज से ही इसको उठाया है और आपको इसके बारे में बताने की कोशिश की है। जाने से पहले, क्योंकि हम लोकसभा इलेक्शन इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लोकसभा से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन मैंने डाला है कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सपोज कोई कैंडिडेट लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका इलेक्शन जीत जाता है जो लोकसभा होता है, लेकिन वो अपना डिपॉजिट हार जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हो इन चार ऑप्शन में? इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।